नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और नेपाल संबंधों पर प्रोफेसर रवि और प्रोफेसर शक्ति के साथ दो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसको आपने काफ़ी सराहा है। और हमने वादा किया था कि 2 से 3 वीडियो में हम बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के पहले तक नेपाल और भारत के संबंध और उसका वैश्विक परिदृश्य क्या बनने जा रहा है और क्या उसका असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। मौजू ये हो गया कि इसी समय सप्लाई चेन बाधित हुआ ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष के कारण, और ऐसे में हर एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ कितना और किस स्तर पर खड़ा होना है, यह दिखाने का एक अच्छा मौका मिल गया। अपने सिद्धांतों के साथ कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करना और किसी राष्ट्र को अपने साथ जोड़ने का एक बहुत सुनहरा मौका है, और जिसमें भारत ने प्रमाणों के साथ दिखाया है कि भारत बिना अपने नीतियों से समझौता किए हुए हर एक देश के साथ बराबरी के स्तर पर व्यवहार कर रहा है और सैद्धांतिक तौर पर डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात कर रहा है। बात हम नेपाल पर ही करते हैं, क्योंकि 2 विद्वानों से हम नेपाल पर चर्चा करेंगे। इस पर विशेषज्ञता रखते हैं। ये सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री बालेन शाह हिंदू रीति रिवाज से नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो नेपाल में जो पिछले 20 सालों में एक एंटी इंडिया और एंटी सनातन मूवमेंट जो चलाया गया, जो नेपाल के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको वॉश आउट करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेपाल में क्या कुछ करना होगा, प्रोफेसर शक्ति ने इस पर एक प्रकाश डाला था पिछले वीडियो में। उसको आप जरूर देखिए। प्रोफेसर रवि से हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर रवि, एक बड़ा चैलेंज है नेपाल की जनता के सामने, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के सामने और भारत के सामने भी, कि मौजूदा परिस्थितियों में दोनों फिर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को नॉर्मलाइज किस स्तर पर करें। जी नमस्कार दिवाकर जी और प्रोफेसर शक्ति। नॉर्मलाइजेशन की एक पहली जो सूझबूझ दिखाई बालेन शाह ने, वो कि उन्होंने शपथ लेने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। इससे एक चीज दिखती तो जरूर स्पष्ट है, वो और उनके सलाहकार इस मत के हैं कि हमें सोच समझ के हर चीज चर्चा के माध्यम से और एक पुख्ता नीति और दिशा मिलने पर ही आगे बढ़ना होगा। भारत जैसे बड़े और विश्वस्त पड़ोसी, जो एक तरह से हमेशा उनके योगक्षेम की चिंता करता है और विश्वास है दोनों देश की जनता के बीच, एक दूसरे पारस्परिक विश्वास, जिसे म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहते हैं। तो चाहे वो ट्रैक 1 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे सीडीएम से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, और चाहे वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के ट्रैक्स हैं कि जहां एक पब्लिक टू पब्लिक, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारा है। पीछे प्रोफेसर शक्ति जी ने चर्चा जो की कि रोटी बेटी का जो संबंध है, आदान प्रदान है, वहां भी डिसरप्शन आया ओली के समय पे। तो उस पर भी ध्यान देना, क्योंकि सामाजिक रूप से वो वही है। और जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी देखेंगे बॉर्डर्स की, प्रोफेसर शक्ति इससे अधिक प्रकाश डाल सकेंगे। मैं उस पर आऊंगा। वहां एक धार्मिक डेमोग्राफी जो बदली है, उस तरफ भी बॉर्डर की, इस तरफ भी। तो जो बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोग हैं, अब वो रिश्ते ढूंढने के लिए उनको थोड़ा सा अंदर 5 से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अंदर आना पड़ रहा है। खास तौर पे जो तेराई के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो बिहार की साइड से, जयनगर साइड से, या फिर सिद्धार्थनगर में और आगे गोरखपुर तक बढ़ते हैं, या वहां यूपी के बहराइच कोंडा तक बढ़ते जाएं। तो ये जो संबंधों को रिपेयर करने, मतलब नॉर्मलाइज करना, चीजें जैसी चल रही थी वैसे लाना, वो बालेन शाह के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि एक और चीज है कि नेपाल में ह्यूमन राइट वॉच की जो रिपोर्ट आती है, कहती है कि 33% से ज्यादा लड़कियां 18 वर्ष के पूर्व ही उनकी शादी हो जा रही है। तो ये भी एक है कि उनको सोसाइटी में एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा। ये बड़ी चीजें हैं जो किसी एक प्रधानमंत्री के 5 साल कार्यकाल, वो भी जिसे कोई अनुभव न हो कभी इस तरह से देश चलाने का। यही बात, एक नगर पालिका चलाना अलग बात है, राइट, लेकिन एक देश चलाना अपने आप में अलग चुनौती हो जाती है। जी प्रोफेसर
प्रोफेसर रवि, अगर आपको याद होगा तो पहले ही वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप इस पर कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि हम वो सवाल उठाएंगे। अभी इन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश, ये और उत्तराखंड भी, ये बॉर्डर किस तरीके से नेपाल से लगता है, और इस बॉर्डर पर कुछ ऐसे चेंजेस भारत की तरफ से और नेपाल की तरफ से हुए हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई एक दूसरे पर आधिपत्य का मामला है। वहां पर प्रोफेसर शक्ति, जिस तरीके से ये लगभग नेपाल जाते ही रहते हैं, महीने में, 1 महीने 2 महीने में, और बहुत नजदीक रहते भी हैं, इनको इसका एक अच्छा ज्ञान है, प्रतिदिन का एक अनुभव है। वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और एक प्रो वामपंथी सेंटिमेंट्स और वहां के अपने कल्चरल सेंटिमेंट्स, इन तीन के साथ सामंजस्य बनाना, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुनौती होगी। प्रोफेसर शक्ति, सवाल मेरा ये है कि ऐसे में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त करने की शुरुआत वो कैसे करेंगे? क्योंकि मैं फिर वही बात कर रहा हूं जो कि प्रोफेसर रवि ने कहा कि काठमांडू के मेयर की भूमिका और नेपाल को एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने की भूमिका, ये दोनों में बड़ा अंतर है, जिसे आप भी मानते हैं। इस चुनौती को किस रूप में देखते हैं प्रोफेसर शक्ति? जी नमस्ते। बिल्कुल सही कहा सर ने कि काठमांडू को देखना और पूरे नेपाल को देखना फर्क तो है, लेकिन वालेंसा और उनकी मंत्रिमंडल जो युवा टीम है उससे अपेक्षाएं हैं कि वो खरा उतरेंगे। रही बात जो बॉर्डर की है, बॉर्डर इशूज की है, तो देखिए व्यावहारिक चीज ये है कि हम लोगों के यहाँ खेत में कहीं की तारबंदी नहीं है। मतलब एक सिंबॉलिक गेट होता है जिससे हम लोग अपना आधार कार्ड, एक आइडेंटिटी इंडियन गवर्नमेंट दिखाती है, आधार कार्ड दिखा के हम लोग अंदर चले जाते हैं, और नेपाली लोग भी उसके हमारी गाड़ियों को चेक करते हैं, हम लोगों को चेक करते हैं, उनका जो पास परमिट है वगैरह वो चेक करते हैं और जाने देते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इसको देखता है, तो नेपाल में एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता बहुत आएगी, काफी समय से वो अभ्यस्त हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन। मेन चीज जो है ना, वो नेपाल के हुक्मरान है। जब शासन सत्ता में बैठे लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, भारत और नेपाल मैत्री की बात करेंगे, तो ये सेंटीमेंट पब्लिक के बीच अपने आप जो नेगेटिव चीजें हैं वो बाईपास हो जाएंगी, हट जाएंगी। मुझे लगता है कि मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, काफी दिनों से मैं इसको नेपाल में महसूस करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार के पास एक ऐसा मजबूत नेता है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मैंने उनकी व्यक्तिगत छवि देखी है नेपाल में। मैं शायद आज मुझे लगता है कि दिल्ली बैठे चैनलों ने कभी इसको शायद इस पे डिबेट नहीं किया, लेकिन इसको लाना चाहिए डिस्कोर्स में। ये एक ऐसी इमेज है नेपाल की जो नेपाल में बहुत मान्य है। उनका बुलडोजर एक्शन भी नेपाल में मान्य है, और उनका गोरक्षनाथ जो गोरख पीठ है वो भी बहुत मान्य है। भारत के लोगों ने, भारतीय सरकार ने अभी तक अपने उस तुरुप के इक्के का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगता है अगर हम योगी आदित्यनाथ जी को ज्यादा से ज्यादा नेपाल रीच कराएं, तो हमारे जो जो कुछ थोड़ी बहुत पीपल टू पीपल रिलेशन में जो विचारधारात्मक, जो माओवादिस्ट की आइडियोलॉजी या वगैरह की चैलेंजेस है, वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। और कई व्यवहारिक दिक्कतें भी, चूंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, बॉर्डर बहुत टच करता है, तो योगी आदित्यनाथ जी स्वयं यूपी बॉर्डर से जो भी प्रॉब्लम हमारी बहराइच, हमारे 7 जिले हैं जो बॉर्डर टच करते हैं, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, तो ये नेपाल से लगे 7 सीमावर्ती जिले हैं और बहुत बड़े मैदानी जिले हैं, और योगी आदित्यनाथ जी इकलौते इसके मालिक हैं। तो यूपी को अगर देखें और हम उसको बड़े पैमाने पे देखें कि भारत कैसे इन जगहों पे, भारत नेपाल संबंध कैसे अच्छा बनाए, जितनी विजिट होगी उतना विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ाइए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जो हम लोगों को बदनाम किया है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट किया, उसके पीछे देखिए बहुत सामान्य सी बात है। नेपालियों को ये लगता है कि इंडियंस आते हैं वहां पे दोहन करते हैं, मतलब वो बार यूज करेंगे, वो क्लब यूज करेंगे, वो जुए खेलेंगे, अय्याशी करेंगे। हमारी इमेज ने इसके बहुत बट्टा लगाया है। हम अपनी इस इमेज को कैसे साफ करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वालेंसा इस चीज को जानते हैं। काठमांडू में उन्होंने कई बार जो मसाज सेंटर और बार सेंटर, उसके खिलाफ मूवमेंट भी चलाया है, मतलब उसको बंद किया है। तो देखिए दोनों तरफ से ताली ठोकनी होगी, एक तरफ से हाथ बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। भारतीयों को, भारत के लोकल गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना होगा। नेपाली हमारे यहाँ मेयर भी, जो लोकल लुम्बिनी के मेयर, वो भी आते जाते हैं,
मुझे इस बात को कहने में बतौर इंडियन कोई संकोच नहीं है कि हम खुद अपनी छवि को खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं, और धीरे धीरे करके जब ये छवि हमारी खराब होती है, क्योंकि आप देखिए ना, दिल्ली से जो फ्लाइट आती है, गोरखपुर से जो फ्लाइट आती है, सिवाय जुआरियों के कुछ नहीं है। मोस्टली जुआ खेलने आते हैं, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन फैक्ट है, रियलिटी तो यही है। हाँ, टूरिज्म में जाते हैं लोग, एंजॉय वो भी कर। एक और मजे की बात आप शायद नहीं जानते होंगे, नेपाल में नेपाली अलाउड नहीं है बार और क्लब और डिस्को और मसाज सेंटर पे। किसी भी जो उनका जो कैसीनो है सो कॉल्ड, उसमें अलाउड नहीं है नेपाली, लेकिन इंडियन अलाउड है, फॉरनर अलाउड है, क्योंकि उनको उससे रेवेन्यू जनरेट। देखिए कितनी शानदार तरीके से नेपालियों ने नेपाल को बचाने का भी प्रयास किया। वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं टूरिज्म के जरिए, लेकिन अपनी को बचाते हुए कि कहीं वो ऐप हमारे नेपालियों में ना लग जाए, वो एक अलग इशू है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारतीयों की जो छवि इधर काफी सालों से खराब हुई है, तो उसके पीछे हम लोग भी जिम्मेदार हैं, हमारे हुक्मरान भी जिम्मेदार हैं। कभी इस पे बहुत गंभीरता से हम लोगों ने विमर्श नहीं किया। खुलकर बात करिए, और हमारे रिलेशन जो हमारे आकाओं के, मतलब हमारी सरकार और उनकी सरकार के, इनको इस बात पे एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे भारत नेपाल जो बहुत पुराने आधार रहे हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज के, धरोहर के, वो बने रहे और आगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि जैसे विश्वास बहाली होगी ये सारे हवा में उड़ जाएंगे, क्योंकि वामपंथियों के पास कुछ नहीं है, वो सिवाय वही पुराने राग अलापते रहे हैं। ठीक है ना? तो जरूरी क्या है कि पहले विश्वास बहाली की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बड़ी बात कही, और आपने तो इस वीडियो का टाइटल भी दे दिया कि योगी आदित्यनाथ को डिप्लोमेटिक भूमिका में आना होगा अगर संबंधों को नॉर्मल करना होगा। ये एक बहुत बड़ी बात कहे हैं, और किस तरीके से नेपाल में भारत के लोग, कैसे कहा जाए, बहुत बड़ी बात आप कह गए हैं। लेकिन प्रोफेसर रवि, एक बात आती है, मधेसी बालेंसा, क्या मधेश और पहाड़ का जो एक सेंटिमेंट्स है नेपाल के अंदर, वो भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट पर आ सकता है क्या, अगर मार्क्सिस्ट जो एलिमेंट्स हैं उसको कुछ डिस्ट्रक्टिव, सॉरी टू से मुझे कहना पड़ा, अगर वो राहुल गांधी की भूमिका में आ जाए तो? देखिए, ये प्रश्न तो, जो रीजनलिज्म एक फैक्टर हर देश में रहता है, और वो नेपाल में भी है, भारत में भी हम देखते हैं क्षेत्रवाद, प्रांतवाद रहता है, लेकिन वो किस हद तक है? क्या वो कॉम्पिटिटिव रीजनलिज्म है, कोलैबोरेटिव रीजनलिज्म है, या हेट्रेड वाला, बड़ी नफरत फैलाने वाली एक रीजनलिज्म की भावना है? तो नेपाल में जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है, उस पर राजतंत्र जाने के बाद बहुत कम ध्यान दिया गया। लेफ्ट कम्युनिस्टों ने तो ध्यान ही नहीं दिया, और पहाड़ी क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र चाइना के प्रभाव में आता गया, और कम्युनिस्टों ने उसको इग्नोर करना शुरू किया। ओली साहब ने तो बिल्कुल तश्तरी में गिफ्ट करने की तैयारी कर ली। तो इससे क्या होता है कि वहां की जनता जो चाइना से तत्कालिक लाभ पा रही है या पा चुकी है, उससे अगर वो फिर से असिमिलेशन प्रोसेस में आएगी तो कहीं न कहीं से उस लाभ से वंचित होना पड़ेगा। या फिर चाइना से किस भूमिका में ये हैंडल करते हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी चाइना को लेकर क्या रहती है, बहुत कुछ उन पर निर्भर करे, क्योंकि चाइना पहाड़ी जनमत को प्रभावित करने का पूरा प्रयास करे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाइनीज भाषा पढ़ाने के माध्यम से स्कूलों में वो घुसने के शुरुआत कर चुके थे, और अब काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। तराई की जनसंख्या जो है वहां, ये अब ये चुनौती ये है इनके पास कि तराई भारत के से रोजगार के लिए भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए भी जुड़ी हुई है। तो तराई हमेशा अपने आप को भारत मुखी देखती है, जो कहीं न कहीं से बालेन शाह अपने शपथ ग्रहण समारोह में जिस प्रकार से हिंदू रीति रिवाजों का या बटुकों को बुला के अनुष्ठान करवाने की तैयारी में है, बुद्धिस्ट संतों को बुला के अनुष्ठान करने की तैयारी में, तो कहीं न कहीं वो महादेव और बुद्ध दोनों की लेगेसी, जैसा प्रोफेसर शक्ति ने कहा कि दोनों की लेगेसी को जनता के मन में बिठाना चाहते हैं। अब ये दोनों पहाड़ी क्षेत्र की जनता की भी बड़ी श्रद्धा है महादेव के प्रति और बुद्ध के प्रति, तो ये कहीं न कहीं धर्म की तरफ, जो धर्म विमुख होकर नेपाल बटा, वो धर्म ही उनके लिए एक सीमेंटिंग फैक्टर बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। नंबर एक। दूसरी चीज जो यहाँ इनके बीच में आने वाली है पहाड़ी और तराई की, बालन शाह ने शुरू में ही पार्टी की जो उनके दोनों वाइस प्रेसिडेंट है, एक तराई से है और एक पहाड़ी से। आप देखिए, और दोनों बड़े पढ़े लिखे लोग, मतलब वागले तो यूएनडीपी में काम कर चुके हैं, विश्व बैंक में काम कर चुके हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, साउथ एशिया पर एक्सपर्ट है स्वर्णिम वागले। इसी तरह उनके दूसरे वाइस प्रेसिडेंट पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े प्रभावी युवा के रूप में जाने जाते हैं। तो बालन शाह इस चीज से अवगत है कि ये चुनौती आएगी और इसके लिए असिमिलेशन के लिए वो मंत्रिमंडल में भी ये दिखेगा कि प्रतिनिधित्व वो पहाड़ी प्रतिनिधित्व तो बहुत अच्छा रखेंगे। हो सकता है तराई से ज्यादा रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री अब तराई से चला गया है, तो पहाड़ी को एक और मजबूत प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ, आर्थिक समस्याएं हल करेंगे तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। जैसे अब भारत में भी नॉर्थ ईस्ट हमारा डिस्टर्ब रहा आजादी के बाद से, लगभग 2014 तक ठीक ठाक से डिस्टर्ब रहा। लेकिन जब हमने आर्थिक विकास पर ध्यान दिया, उन क्षेत्रों के लोगों के समावेशीकरण पर ध्यान दिया, जब उन्हें एहसास कराया कि यहाँ की साधन संपत्ति संपदा सरकार सब आपकी भी उतनी है जितना कि दिल्ली में बैठे व्यक्ति की, तो वो आज मुख्य धारा में सब शामिल है। वही होगा वहां भी कि जब नेपाल की पहाड़ी के व्यक्ति को चाइना, थाईलैंड या ईस्ट एशिया के देशों पर निर्भर रहने वहां जाके बहुत छोटे छोटे काम, बहुत इनह्यूमन चीज, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा चैनल है वो पहाड़ी क्षेत्र, छोटी छोटी बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होना पड़ रहा है। अब आप देखिए, इस आर्थिक संकट से, जैसे पीछे कहा, 40% बुकिंग कैंसिल हो गई है पोखरा जाने वालों लोगों की। तो 3 महीने पहले भी वो डिस्टर्ब थे, जैसे फिर से एक स्थिति बनी कब सामान्य हो, फिर से वो एक खतरा उनके सामने आ गया। तो आर्थिक संकट हल करेंगे तो सामाजिक संकट समाधान की तरफ भी बढ़ेंगे, नहीं तो ये चुनौती बनी रहेगी। और हो सकता है अगर बालन शाह फ्रस्ट्रेशन में आके साल 2 साल बिल्कुल आग अलापेंगे तो ये आर्थिक, ये रीजनलिज्म और बढ़ेगा और नेपाल अपने आप में एक आंतरिक संघर्ष की तरफ फिर से बढ़ सकता है, जिसकी आशंका मैं पहले वीडियो से ही व्यक्त कर रहा हूं। प्रोफेसर शक्ति, बड़ा सवाल है, यहीं से शुरू करता हूं, क्योंकि वो $100 बिलियन की इकोनॉमी क्रिएट करने की बात कह रहे हैं। जहां तक इकोनॉमी के क्रिएशन की बात है, अगर शुरुआत करें तो उसके लिए किस तरीके से दोनों देश, भारत और नेपाल अगर मिलें तो पर्यटन, और वो भी सांस्कृतिक पर्यटन को अगर मिलजुल करके दोनों आगे बढ़ाएं तो हो सकता है कि नेपाल बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े, जहां पर रोजगार का भी जनरेशन हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि विश्वास बहाली किस स्तर तक ये इस मुद्दे पर कर पाए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बात अगर पर्यटन की है तो देखिए, नेपाल में कई नए सेंटर बने हैं टूरिज्म के, जैसे सुपा देवराली टेम्पल है, वो बिल्कुल नया टेम्पल है। और पोखरा के आगे जो उनका पठार है, जहाँ पे जाते हैं लोग, जी उसको बोलते हैं, नाम मैं मिस कर रहा हूँ। तो कई सारे ऐसे सेंटर है, मतलब आपके भैरव स्थान, सुपा देवराली। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल ने बड़ा अपने आप को डेवलप भी किया है, मतलब ये चीज देखने लायक है। जैसे मोटी मोटा नेपाल दो तरीके से आप समझिए, एक तो मैदानी इलाका, दूसरा पहाड़ी इलाका। मैदानी इलाकों में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके कारखाने वगैरह सब मैदानी इलाकों में है, क्योंकि पहाड़ में बहुत कुछ चीजें हो नहीं सकती सिवाय टूरिज्म और चीजों के। तो दोनों में बैलेंस। अब लड़ाई किस बात को होती है, पहले ये समझ लिया जाए। मधेश और पहाड़ की बीच की जो लड़ाई है ना, वो रोजगार और व्यवसाय को लेकर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार में मतलब नौकरी पेशा में देखिएगा तो वो आपका पहाड़ी है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम करें। लेकिन व्यवसाय में देखिएगा तो मधेसी है। रही बात बैलेंस करने की, तो बालन साहब को बिल्कुल, रवि सर ने बिल्कुल सही कहा कि जब हम अवसर की समानता देंगे, विवाद वहां होता है जब अवसरों की समानता नहीं होती है, भेदभाव होता है। और बालन साहब पहली गवर्नमेंट है जो मधेसियों को आशा दे रही है, और बहुत बड़ी आस है ये अवसर की समानता इनको देनी होगी मधेसियों को, और पहाड़ में विकास के नए पैमाने गढ़ने होंगे। और इन्होंने किया भी है। ये काठमांडू के मेयर रहे हैं, इनसे बेहतर भाई, काठमांडू तो हार्टलैंड है, नेपाल का राजधानी है, तो इनको तो सारी पहाड़ी चैलेंजेस मालूम है।
मुझे ये कहना है कि इसमें संतुलन करना, अर्थव्यवस्था, टूरिज्म और इनका जो आपका धार्मिक केंद्र है इनका, देखिए दो आपने बिल्कुल सही कहा, दो केंद्र होते हैं। एक तो मान लिया इनका जो एनवायरनमेंट है कि बहुत अच्छी ग्रीनरी है, पहाड़ है, पर्वत, झील, नदियां हैं, ये इनके टूरिज्म को रिच करते हैं। इनका जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। नेपाल में जो पहाड़ी नदियां है ना, भारत इनसे अच्छे रिलेशन करके भारत और नेपाल दोनों मिल बांट कर इस विद्युत जल परियोजना का लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है। इसके अलावा नेपाल में हर चीजें बहुत महंगी है। आज के दौर में चाइना, प्रो चाइना नेपाल, केपी शर्मा ओली के नेपाल में मेडिकल फैसिलिटी बहुत पुअर है, एजुकेशन फैसिलिटी बहुत पुअर हो चुकी है, काफी महंगी हो चुकी है, वो पूरी तरह मिसगाइडेड है। तो बालन साहब को पहला काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत में हम लोग को कैंप लगाते हैं, हमारे आरएसएस के लोग कैंप लगाते हैं नेपाल बॉर्डर पे जाके, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में गोरखपुर से लेके मैंने जिन 7 जिलों का नाम उत्तर प्रदेश के बताया, बड़ी तादाद में नेपाली पेशेंट सीधे आते हैं, क्योंकि जिस रेट, जिस दर पे हम उनको सुविधा दे सकते हैं वो नेपाल में नहीं मिलेगी, वो कॉस्टली पड़ता है। तो इस बात को समझिए कि नेपाल की कुछ जरूरत नेपालियों को है, कुछ जरूरत भारतीयों को है। और ये जो पैटर्न ओली साहब ने गड़बड़ कर दिया था, जिस तरीके से भी किया, तो मतलब वो चर्चा का विषय नहीं रह गया है। लेकिन हाँ, एक सबक तो है ही। और मुझे जो मैंने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा कि उनको एक अवसर देना चाहिए, देखिए एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी को पहाड़ और मधेश दोनों मानता है। यकीन मानिए, मैंने कभी भी किसी भारतीय नेता को इतनी पॉपुलैरिटी में नहीं देखा है जितनी पॉपुलैरिटी आम आदमियों से हम लोग बात करते हैं, नेपाली ड्राइवर, काम करने वाले, सफाई कर्मियों से हम लोग बात करते हैं, वो उन सबके बीच योगी आदित्यनाथ जी की इमेज बहुत अच्छी है। अगर उस इमेज को हम थोड़ा भी इस्तेमाल करें तो हम एक अच्छा रिलेशन उस बॉर्डर तक या नेपाल तक बना सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो एक हिंदुत्व की लहर भी है और वो हिंदुत्व की कनेक्टिविटी पूरे नेपाल को जोड़ती है। बहुत बड़ी बात कह गए मधेश, सर। तराई, योगी पापन, आदित्यनाथ सब घुस जाए, सब समाप्त हो जाएगा। योगी तो आदित्यनाथ जी हमें तक की ये कुछ बात नए स्टेप करने की जरूरत है, मैं इस बात पे कहना चाह रहा था एक्चुअली। और बालन साहब को तो खैर सभी को देखना ही है, उनके शुरुआती स्टेप क्या होंगे, क्योंकि युवा है, 35 वर्ष के हैं, अब उनको एक अच्छी टीम बनानी है और प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करना है। मैं यही कहना चाहता हूं। प्रोफेसर रवि, क्योंकि बहुत बड़ी बात प्रोफेसर शक्ति ने दे दी, उन्होंने तो हेडलाइन ही दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ को किस भूमिका में मोदी को यूज करना है, और मोदी के अनुमान इस समय कहे भी जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सवाल एक अंतिम है, क्योंकि बहुत हर मुद्दों को हम लोगों ने टच कर लिया है और समय समय पर करते रहेंगे। बालन शाह जब प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और एक हफ्ता 10 दिन अगर वो बिता लेंगे तो भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, ये वादा करते हैं दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों का प्यार बहुत मिलता है। अंतिम सवाल ये है, बांग्लादेश और नेपाल दोनों कुछ तत्वों के कारण भारत से बिदके जरूर, लेकिन आप एक बात कहते रहे हैं कि शक्ति और प्रेम जो तरीका होता है उसके साथ हम अपने पड़ोसियों के साथ आगे बढ़ेंगे। नेपाल में इसको साधना कितना जरूरी है बांग्लादेश के संदर्भ को देखते हुए, और क्या अगर ये हम साध पाए तो हमारे संकल्प की सिद्धि होगी? अंतिम सवाल है ये। आप अपना म्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। जी जी चलिए, भारत की विदेश नीति इस समय वो बहुत व्यवहारिक हो गई है। वो ऐसी है कि हम कोई लोड लेकर नहीं चलने वाले। बांग्लादेश के विषय में भी ये चर्चा हुई थी आपके चैनल पर कि हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है लोकतंत्र लाने का, आर्थिक विकास किसी देश में लाने का या ह्यूमन राइट्स बचाने का। हम भूमिका क्या है कि हम जो भी आर्थिक विकास का सहयोग हो सकेगा आगे बढ़कर करेंगे। जैसे हम आज भी अफगानिस्तान को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने मान्यता नहीं दी है, इसीलिए अफगानिस्तान आज नतमस्तक है भारत के समक्ष। तो हम उस भूमिका में आज हैं कि हम सहयोग सबको देंगे, शांति के लिए पहल जहां भी होगी हम उसमें पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। लेकिन हम जो है जैसे हमने श्रीलंका के विषय में लिट्टे में पीस कीपिंग फोर्सेस भेज 87 में अपने हाथ जलाए और अपने प्रिय प्रधानमंत्री खोया उस हिंसा के परिणाम स्वरूप, तो वो हम अब नहीं करने वाले हैं। ना तो हमने बांग्लादेश में किया, ना नेपाल में किया। अब आप देखिए, भारत चीन जिस तरह से वहां पर घुस रहा है नेपाल में, घुस चुका,
$4 बिलियन से ज्यादा जो है, युआन से ज्यादा की सहायता चुनाव मैनेजमेंट के लिए भी चीन ने की है, बोलना राइट नहीं चाहिए। राइट 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 राइट। दूसरी चीज है कि अभी चार्जशीटें जो फाइल होंगी हम्म। उनके नेशनल पीनल कोड के 181 182 के तहत जो है, जो 9,000 पन्नों की चार्जशीट बनी केपी शर्मा ओली और उनके डीजीपी और उनके खिलाफ, तो इतना आसान भी नहीं समझना चाहिए। देखिए, पुराने नेता इतनी आसानी से खत्म नहीं होते, बिल्कुल उनका चुनाव वो हारे हैं, वो अपने दांव पेच और बुद्धि थोड़ी हार गए हैं। तो ये अगर नहीं जाएंगे तो फिर क्या पता कि इनकी सत्ता चलना कठिन हो जाए। तो भारत जो भूमिका ले रहा है वो बहुत व्यवहारिक भूमिका है। आप सहयोग करें, जैसे हाइड्रो के क्षेत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, जल संधि में बहुत काम करने की, लेकिन चाइना के इस समय 75% ईवी जो व्हीकल्स का नेपाल का मार्केट है, 75% चाइना कब्जा कर चुका है। जबकि भारत ईवी व्हीकल, लैटिन अमेरिका के 60% ईवी व्हीकल भारत से जा रहे हैं। तो आप बगल से नहीं ले पा रहे हो। और जबकि ईवी व्हीकल्स बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ हमारे एनसीआर रीजन में है, जो नेपाल आसानी से जा सकती हैं। यूपी इस पर काम कर रहा है। लेकिन तो इन चीजों को नेपाल को चेतना होगा कि भाई ठीक है, आप अपने राष्ट्र हित को, स्ट्रेटेजिक हित को प्रोटेक्ट करिए, लेकिन आपको ये चुनना होगा एक लेवल पर जाने के बाद कि भारत के साथ जाना है, भारत प्रिय बन के रहना है, या चाइना प्रिय रह के बनना है। क्योंकि चाइना कभी भी भारत का शुभचिंतक नहीं बनेगा। जो भारत का शुभचिंतक नहीं है तो फिर वो नेपाल को भारत के खिलाफ प्रयोग करेगा, जिससे कि वो तिब्बत में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। इसीलिए चाइना बांग्लादेश और नेपाल पर ज्यादा ध्यान देता है कि तिब्बत में उसको कोई डिस्टरबेंस ना आए। और उसका जो एक आर्थिक साम्राज्यवाद है, जो न्यू चाइना वन चाइना पॉलिसी है, आर्थिक साम्राज्यवाद है, वो ठीक से बढ़ता रहे। आप देखिए, उनके एयरपोर्ट के विकास के लिए, पोखरा एयरपोर्ट के विकास के लिए बड़ी राशि उन्होंने दी है, बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए बड़ी राशि दी है। तो अब आपने ले लिया है, श्रीलंका की तरह जैसे हम्बनटोटा उन्होंने विकसित करा लिया, और बाद में फंस गए। साल भर बाद ही जब ये हुआ कि नहीं नहीं, फ्री में कुछ नहीं यूज करने को मिलेगा, आपको भी पैसा भरना है, तो बात बिगड़ गई। नेपाल से भी वही बातें बिगड़ेंगी। तो जब बातें बिगड़ेंगी तब वो भारत की तरफ आएंगे। तो वहां भारत के सामने फिर प्रश्न होगा कि जब तक तो स्थिति ठीक थी तब तक तो आप नहीं आए, अब आज आपकी स्थिति बदतर चाइना कर रहा है तो आप हमारे पास आ रहे हो, तो हम चले चाइना से आपके लिए लड़े। तो भारत अब जो है वो ग्लोबल वॉचमैनी नहीं करेगा, किसी के लिए लठैती नहीं करेगा। ये उसकी स्पष्ट भूमिका है। हम अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम है और उसके लिए प्रयासरत हैं। अच्छा, एक चीज है कि ये इनका इंक्लिनेशन और एक पॉजिटिव लगता है। परसों ही एक अरेस्ट हुई है नेपाल भारत बॉर्डर से, और वो पाकिस्तानी आर्मी का एक रिटायर्ड ऑफिसर है, जिसका रोल बताया जा रहा है कि जो कुलभूषण जाधव थे उनको ईरान से पकड़वा के लाने में उसका रोल था। तो कहीं न कहीं से वो दिख रहा है कि ये भारत के विरोध में तो नहीं जाएंगे। इनको मालूम है, इनकी जनता को मालूम है कि भारत का विरोध करके हम अधिक नहीं चल पाएंगे। और जैसे कि योगी आदित्यनाथ की एक भूमिका देखी जा रही है कि वो सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करने में, राजनीतिक रूप से, क्योंकि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स होते हैं, फॉरेन पॉलिसी में उनकी भी भूमिका रहती है। बांग्लादेश को लेकर इतना हमें समस्या क्यों आती है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बड़ी एडवर्स सरकार है जो सिर्फ अपनी आपको सत्ता बनाए रखने के अलावा कुछ नहीं सोचती। लिट्टे प्रॉब्लम, श्रीलंका प्रॉब्लम, हमें तमिलनाडु में एडवर्स सरकार और सरकार वहां की उस समय की सरकार और नेताओं का जो सिंपैथेटिक रवैया रहा लिट्टे को लेकर, उसकी वजह से समस्याएं ज्यादा गंभीर हो गई। नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार जब तक हमारे लिए सहयोगी नहीं रहा तो उग्रवादी वहां जाके छुपते थे। तो ये जो बॉर्डरिंग स्टेट्स होते हैं, फॉरेन पॉलिसी में इनकी भी एक भूमिका होती है। राइट। यहाँ की लीडरशिप की भी एक भूमिका। तो भारत को भी विचार करना होगा। और नेपाल की बॉर्डरिंग स्टेट जैसे उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन 3 प्रमुख राज्यों के नेताओं का ठीक से नेपाल के संबंधों को सुदृढ़ करने में उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए, तो स्थिति बदलेगी। और होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, होप फॉर द बेस्ट, बिल्कुल होप फॉर द बेस्ट।
आप इन दो सुधी विद्वानों की बात सुने। हम जरूर अगले वीडियो में जब भी समय मिलेगा हम दोनों चर्चा करेंगे, क्योंकि वादा किया था दर्शकों कि हम 2 से 3 वीडियो में नेपाल भारत संबंधों को कवर अप करेंगे और देखें कि उसके पहले कि जब बालेन शाह वहाँ का शासन संभालेंगे हमने अपना वादा निभाया। अब आपकी बारी है कि इस दोनों वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और देखें कि किस तरीके से इन दोनों विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और नेपाल के पास ही रहते हुए प्रोफेसर शक्ति ने कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और प्रोफेसर रवि ने कैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इन देशों को भारत के साथ जोड़ने और भारत को इनको जोड़ने की एक बड़े पहल की कवायद करने की बात पर चर्चा की है। इस चर्चा से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत पर अगर आपको लगता है कि तर्कसंगत बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। आप दोनों ने हमारे साथ बातचीत की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी नमस्कार।